बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द वेस्टलैंड विच हैज़ बीन रिटन बाय टी.एस. एलियट इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में ये पोइट्री लिखी गई है। इसके टोटल 5 पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन आज हम द बर्ड ऑफ डेथ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम टाइटल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि टाइटल इसका क्या कहता है। इसको वेस्टलैंड क्यों कहा गया है? तो वेस्टलैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मॉडर्न सोसाइटी को वेस्ट सोसाइटी कहा गया है। मॉडर्न मैन को वेस्ट मैन कहा गया है, ठीक है। और इसी तरह वो वेस्ट मैन जिस लैंड पे रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, उनको द वेस्ट लैंड कहा गया है। क्लियर हो गया? अब मॉडर्न मैन जो है ना, उसको वेस्ट मैन क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड हिटलर वॉर, लोगों की साइकी बहुत इफेक्ट हो गई थी। लोग एक तो बहुत ज़्यादा मारे गए थे, और जो बच गए थे उनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर मर गया था, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी जहन इस कदर इफ़ेक्ट हो गए थे कि वो गॉड पे भी क्वेश्चन करने लगे थे कि गॉड है भी कि नहीं है। बिकॉज नीत्शे की फ़िलासफ़ी अगर आपने पढ़ी हो तो वो कहता है अ मैन इज़ अलोन इन दिस लॉनलीनेस यूनिवर्स, इन दिस गॉडलेस यूनिवर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट है नीत्शे की। वो कहता है कि एक इंसान जो है ना, इस गॉडलेस यूनिवर्स में अकेला है, कोई गॉड है ही नहीं। तो इसीलिए लोगों ने रिलीजन पे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, गॉड पे। और इसी तरह उनके रिलेशनशिप्स में भी गैप्स आने लगे। किस तरह गैप्स आने लगे कि सम टाइम ऐसा हुआ कि 2 रिलेटिव आपस में, एक रिलीजन वाला था, ठीक है, और दूसरा प्रोटेस्टेंट था जो कि उसके खिलाफ था रिलीजन के। दोनों में अब लड़ाई छिड़ने लगी तो दोनों के ताल्लुकात बिखर गए। इसी तरह ऐसा हुआ कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, वो कहते थे, अपने बच्चों को कहते थे कि रिलीजन है, गॉड है, लेकिन वो बच्चे होते, वो कहते गॉड है ही नहीं है, तो हमें नज़र आए, हमारी हेल्प क्यों नहीं करनी आता, हमें वॉर से क्यों नहीं बचाता, हमें हिटलर वॉर, हमें वर्ल्ड वॉर 1 इतनी डिस्ट्रक्शन फेस कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं बचाने आता। तो इसी तरह रिलेशनशिप्स में गैप आने लगा। फादर सन के रिलेशनशिप में, मदर डॉटर की रिलेशनशिप में, इवन के हर रिलेशनशिप में गैप आने लगा। और इस तरह वो इंसान वेस्ट मैन कहलाने लगा। वो पूरी की पूरी सोसाइटी वेस्ट सोसाइटी कहलाने लगी। और इसी तरह उस सोसाइटी के रहने वाले लोग, वो जिन जिन जगहों पे रहते थे, उस मॉडर्न टाइम पीरियड के लोग जिन जगहों पे रहते थे, उन जगहों को द वेस्ट लैंड कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वेस्टलैंड क्या होती है? ऐसी ज़मीन, बंजर ज़मीन, जहाँ पे हरियाली कभी नहीं आ सकती, ठीक है, जहाँ पे धूप कभी नहीं पड़ सकती, जहाँ पे हमेशा कूलनेस रहती है, ठीक है, जहाँ पे जड़ें नहीं निकल सकती, जहाँ पे दरख्त नहीं लग सकते, फ्रूट्स नहीं लग सकते, पौधे नहीं खिल सकते, फूल नहीं उग सकते, ठीक है। इस तरह की जो लैंड्स होती हैं वो वेस्टलैंड कहलाती हैं। और ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताई, ये सिंबल है हैप्पीनेस की। और वेस्ट लैंड इन मॉडर्न सोसाइटी, वहाँ पे भी खुशियाँ आना महाल है, ठीक है। खुशियों को आना इम्पॉसिबल है। इवन के जब उनके पास ना कुछ करने को था, ना कुछ बोलने को था, उनके पास ना सोसाइटी थी, ना लिटरेचर था, ना उनके पास ट्रेडिशन था, ना कस्टम्स थे उनके, ना उनके पास कल्चर था, इवन ना उनके पास लैंग्वेज थी। ये नहीं कि उनके पास लैंग्वेज थी नहीं, वो बातचीत करते थे, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन गैप आ गया था। वो आपस में इतनी बात करते थे कि जब उन्हें एक दूसरे से काम होता था, ठीक है। फादर सन का देख लें, ठीक है, द जजमेंट, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो उसमें आप फादर सन का रिलेशनशिप देख सकते हैं। अगर आपने द वॉइस फ्रॉम द वॉल स्टोरी पढ़ी हो तो उसमें आप डॉटर और सन मदर का रिलेशनशिप देख सकते हैं। ये सारी स्टोरीज जो हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। खैर, हम टाइटल के बारे में बात कर रहे थे, तो इस वजह से उनमें नथिंगनेस पाई जाने लगी, ठीक है। वो अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने लगे कि हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो नहीं जानते थे कि उनका मकसद क्या है। इस वजह से उस सोसाइटी को वेस्ट सोसाइटी, वेस्ट मैन और वेस्ट लैंड कहा जाने लगा। ये इसकी सिग्निफिकेंस थी,
क्योंकि जो हरियाली वाली जगह होती है ना, जो ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है, वहाँ पे बारिशें आती हैं, वहाँ पे सन होता है, ठीक है, वहाँ पे बहार आती है जिसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, पौधे लगते हैं और इंसान खुश रहता है। समर का सीज़न उसको बहुत, क्योंकि समर सिंबलाइज कर रहा है आपके जोश को, वल्वले को, ताजगी को, फ्रेशनेस को। और मॉडर्न सोसाइटी का मैन जो है वो उसको पसंद नहीं करता समर को, वो पसंद करता है विंटर को। क्यों? क्योंकि वहाँ वो अपने घरों तक महदूद रहते हैं उसमें, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं, वो वार्म होके घरों में बैठे रहते हैं, उनको बाहर जाना पसंद नहीं है, उनको स्नो पसंद है। स्नो सिंबल है डेथ की, कोल्डनेस सिंबल है डेथ की, मुर्दापन की, और मॉडर्न मैन को यही पसंद है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली मर चुके हैं, मुर्दा हालत में हैं। अब इसके अगर देखें नेक्स्ट, अगर बात करें इसकी बैकग्राउंड के बारे में, ये होगी थी टाइटल सिग्निफिकेंस। वेस्टलैंड जो एक पोइम है जो कि 20th सेंचुरी में लिखी गई मॉडर्निस्ट पोइट्री कहलाती है। मॉडर्न मैन के लिए लिखी गई ना, मॉडर्न सोसाइटी के लिए, इस वजह से ये मॉडर्निस्ट पोइट्री कहलाती है। अब मैंने जितना मॉडर्निज्म के बारे में बता दिया है, ये किस तरह मॉडर्निस्ट पोइट्री कहलाती है, अगर आप समझ आ गई है तो आप इसको पूरी जो मैंने अभी डिस्कशन की है वो पूरी आप द वेस्टलैंड एज अ मॉडर्न पोइट्री इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, आला तरीन हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, इसके सारे पार्ट्स को भी पढ़ेंगे, तो भी आपको रेफरेंसेस मिलते जाएंगे जो आप उस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। अब ये 20th सेंचुरी की पोइट्री है और पब्लिश हुई 1922 में 434 लाइंस में। ये बहुत लॉन्ग पोइट्री है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है, ठीक है। ये फर्स्टली यूनाइटेड किंगडम में अक्टूबर में इशू करवाई गई थी, सेरिटेरियन ये एक मैगज़ीन था, और सेकेंडली यूनाइटेड स्टेट में नवंबर में पब्लिश करवाई गई द डायल, ये भी एक मैगज़ीन था। अब बात आती है कि ये बुक फॉर्म में कब आई, 1922 में इसको बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया, पहले ये मैगजीन में पब्लिश हो रही थी। अब यहाँ की जो इसमें जो इसका स्टार्ट है ना, वो स्टार्ट ही हो रहा है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल जो है वो एक जालिमाना महीना है। किस तरह जालिमाना महीना है? अप्रैल अपने साथ स्प्रिंग लेके आता है, बहार लेके आता है, नए फूल पौधे आते हैं, हरियाली आती है, खुशियाँ आती हैं, समर आता है, समर को लेके आता है, और मॉडर्न मैन को ये सारी चीज़ें पसंद ही नहीं है। डेट्स वाई वो कहता है कि अप्रैल जो है वो क्रूलेस्ट मंथ है। फिर इलियट के बारे में बात की जाती है, वो लिटरेरी और कल्चरल इल्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अपनी द वेस्टलैंड में। जैसे कि उसने ओविड की मेटामॉर्फोसिस लिखा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाना। जैसे इंसान का एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाना, एनिमल का इंसान में हो जाना, हैप्पीनेस का सैडनेस में हो जाना, सैडनेस का हैप्पीनेस में हो जाना, इस तरह की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। और डेंटे की ड्राइन कॉमेडी से इसने रेफरेंस लिया है, फिर शेक्सपियर से लिया है, बुद्धाइज़म से लिया है, हिंदुइज़म से भी इसने रेफरेंसेस लिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं। आप नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह इसने हैमलेट का रेफरेंस लिया है, किस तरह इसने टेम्पेस्ट का रेफरेंस लिया है, इसने डेंटे की कॉमेडी का रेफरेंस लिया है। इसने बहुत ज़्यादा, और इसकी जो टोन है वो सेटायरिक टोन है, और इसमें प्रोफेसिस की जाती हैं, यानी कि इसने मॉडर्न मैन पे सेटायर किया है कि इंसान जो है ना, जो मॉडर्न सोसाइटी में रह रहा है, किस तरह नकम्मा हो गया है, ठीक है। उसको तनकीद करता है, उसको सेटायर करता है, तंज करता है, जस्ट फॉर रिफॉर्मेशन। उनका मजाक बनाने के लिए, वो रिफॉर्मेशन के लिए करता है, ताकि उनको अकल आ रहा है। क्योंकि अगर उनको अकल नहीं आई तो फिर प्रोफेसी करता है कि अब फिर ये दुनिया जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाएगी, ये हमारी जो ज़िंदगी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके पार्ट्स की। ये उसके 5 पार्ट्स हैं। द वर्ल्ड ऑफ डेथ, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्बन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। इसका जो स्टाइल है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसका जो स्टाइल है वो मॉडर्निस्ट स्टाइल है। किस तरह? क्योंकि मॉडर्निस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि आप कोई भी बात क्लियर नहीं करते। जब कोई इंसान आपको बात बताता है ना, क्योंकि वो वॉर से इफ़ेक्ट हुए हैं, उनका माइंड जो है वो एक जगह पे टिकता ही नहीं है। जब वो मॉडर्न मैन आपको कोई बात बताता है तो अपना टॉपिक पहला क्लियर नहीं करता, उसको छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाता है, ठीक है। ये मॉडर्न मैन इल्यूजन में रह रहा है,
क्योंकि उसको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। इस वजह से इसने यहाँ पे भी मॉडर्निस्टिक स्टाइल यूज़ किया हुआ है। किस तरह, क्योंकि वो एक टॉपिक पे बात करते हैं, उसको क्लियर किए बगैर वो दूसरे टॉपिक पे जंप करके पहुँच जाता है। इससे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, जैसे कि लैटिन, ग्रीक, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच एंड संस्कृत। ये तमाम ज़ुबानों का मिक्सचर है ये जो पोइट्री है द वेस्टलैंड। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोइट्री। अप्रैल इज़ अ कूलेस्ट मंथ। अप्रैल जो है वो बहुत ज़ालिमाना महीना है। ब्रीडिंग, क्योंकि इसमें पैदाइश होती है। लिलिकस आउट, लिलिकस होता है पौधा, कहते फूल होता है एक, इसमें फूल खिलते हैं। ऑफ द डेड लैंड, मुर्दा ज़मीन में से फूल निकलते हैं। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, इसमें आपकी ख्वाहिशात, आपके एहसासात और आपकी यादें मिक्स हो जाती हैं। सिटायरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, और मुर्दा जड़ों को जान मिलती है। ठीक है, स्प्रिंग रेन, बाहर की बारिश से मुर्दा जड़ों को जान मिलती है और वो नई ताज़ा फ्रेश हो जाती हैं, उसमें ग्रीनरी आ जाती है। विंटर कैप्ट ऑफ वार्म, अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि वो क्यों उसको ज़ालिमाना माहौल कह रहे हैं, ज़ालिमाना महीना कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मॉडर्न मैन को पसंद नहीं है। अब विंटर के बारे में कहता है कि विंटर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो हमें वार्म रखता है, वो हमें कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, वो ऐसी फॉरगेटफुल स्नो जो है वो ना ख़त्म होने वाली बर्फ़ से ज़मीन को ढक देता है, उसको ढांप रखता है। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर, और उसमें मुर्दा खुश्क जड़ें जो होती हैं वो फीड करवाती हैं, और वही जो ज़िंदगी को खुश्क जड़ें, मुर्दा जड़ें फीड करवाती हैं, उनको ही मॉडर्न मैन पसंद करता है। अब कहते समर जो है ना वो हमें सरप्राइज़ करता है। कमिंग ओवर द स्टर्नबर्ग सी, ये एक झील है। वो कहते हैं जब स्टर्नबर्ग सी से क्या आता है, पानी आता है ना, शावर ऑफ रेन आती है, तो वो क्या करती है, हमें थका देती है। वो स्टॉप इन द कॉलोनेट कहते हैं रो ऑफ ट्री, बहुत ज़्यादा जो कतार होती है दरख्तों की, उसको बोलते हैं। कहते जब वो बारिश आती है ना, तो क्या करते हैं, हमें उस बारिश का इंतज़ार करने के लिए दरख्तों की लाइनों के नीचे, शेड से नीचे छुपना पड़ता है, रुकना पड़ता है। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, और जब वो बारिश ख़त्म हो जाती है तो सूरज की रोशनी में हमें जाना पड़ता है, जो कि सूरज की रोशनी एक ज़िंदगी की अलामत है। इस वजह से मॉडर्न मैन को ज़िंदगी पसंद ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये पोइट्री स्टार्ट होती है इस स्टेटमेंट से, जो कि जर्मन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में है एक्चुअली, जिसकी जो ट्रांसलेशन है वो ये है, फॉर वंस आई माई सेल्फ सा विद माई ओन आइज द स्माइल ऑफ कैमो हैंगिंग इन अ केज। कहते एक दफ़ा मैंने अपनी आप को अपनी आंखों से देखा कि मेरे अंदर एक स्माइल जो है वो हैंग की हुई है, कैमो की स्माइल जो है वो हैंग की हुई है। मैंने एंड व्हेन द बॉय सेड, और जब लड़कों ने कहा, स्माइल व्हाट डू यू वांट, कि तुम क्या चाहती हो, वो कहती है आई वांट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। इसीलिए मॉडर्न मैन को लाइफ पसंद नहीं है, इसीलिए मॉडर्न मैन को सनलाइट पसंद नहीं है, वो डेथ को पसंद करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको पता ही नहीं है कि हमारी जो पहली लाइफ थी वो किस तरह की थी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो एंसेस्टर थे, वो किस तरह जो है वो इंटरटेनमेंट वाली ज़िंदगी जी के गए हैं, कितना एंजॉय करके गए हैं। उनको लगता है कि हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन के दौर में पैदा हुए हैं, हमसे पहले भी डिस्ट्रक्शन थी, हमारे बाद आने वाली नस्लों में भी डिस्ट्रक्शन होगी, इस वजह से इस दुनिया में और कुछ है इन डिस्ट्रक्शन के अलावा। गॉड भी नहीं है, ये गॉडलेस यूनिवर्स है, गॉडलेस वर्ल्ड है, जहाँ पे सिर्फ इंसान को अगर सर्वाइव करना है तो वो खुद से कर सकता है, गॉड उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये उसका कॉन्सेप्ट है। एंड सो इनटू द हॉफगार्टन एक पार्क है, एक पब्लिक प्लेस है। एंड ड्रैंक कॉफ़ी, कहते हैं अब फिर जब बारिश रुक जाती है हमें धूप में निकलना पड़ता है, जो कि उनको शदीद नापसंद करते हैं उन धूप को, वो कहते हैं हमें फिर पब्लिक पार्क में जाना पड़ता है, हमें कॉफ़ी पीनी पड़ती है, टॉक फॉर एन आवर। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको रिलेशनशिप गैप, कम्युनिकेशन गैप नजर आएगा। किस तरह वो इस चीज़ को बोरिंग कह रहे हैं कि हमें लोगों के साथ मिल के दरख्तों की रो में रुकना पड़ता है। ठीक है, फिर
हमें धूप में साथ मिलके चलना पड़ता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं चाहते, वो कम्युनिटी नहीं चाहते, वो सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहना नहीं चाहते। फिर कहता है कि फिर हमें लोगों के साथ क्या करना पड़ता है, हमें कॉफ़ी हाउसेस में जाना पड़ता है, वहाँ पे बैठ के घंटों बातें करनी होती हैं, जो कि वो क्या है वो नहीं करते। रिलेशनशिप कम्युनिकेशन गैप यहाँ दिखाया गया कि लोग आपस में बात ही नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे एक लैटिन और या जर्मन लैंग्वेज है जहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है, जिसका मतलब है आई एम नॉट अ रशियन, आई एम फ्रॉम लिथुआना एंड आई एम अ प्योर जर्मन। यहाँ पे एक लड़की है मैरी, ये जब कॉफ़ी हाउस में जाते हैं ना तो उससे पूछते हैं क्या तुम रशियन हो, तो कहती है मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लिथुआना से आई हूँ और मैं एक प्योर जर्मन हूँ। यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग किस तरह एक दूसरे से लाइल्म हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन क्या है, उनको उनकी पहचान ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनमें रिलेशनशिप नहीं है, उनमें कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से लोग एक दूसरे को इतना जानते ही नहीं है। और लोग खुद बता रहे हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि कोई किसी एक दूसरे को जानते ही नहीं है इतना। अब वो बात बताती है अपने पास्ट के बारे में। कहती जब मैं बच्ची थी ना, व्हेन वी आर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्क्योड, मैं आर्क्योड के घर में रुकती थी जो कि मेरा कज़न था। ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड, इसको स्लेड बोलते हैं, ठीक है, एक सवारी होती है। कहते हैं मुझे बाहर ले जाता था और मुझे एक स्लेड पे बिठा लेता था, उसको कहता था, और मैं बहुत डर जाती थी। आई वॉज फ्राइटेंड। ही सेड मैरी मैरी होल्ड मी टाइट, वो कहता था मैरी मैरी मुझे टाइटली पकड़ लो, और हम नीचे चले जाते थे। इन द माउंटेन, ऐसे पहाड़ों में जहाँ पे आप फ्री फील करते हैं, आज़ाद फील करते हैं। आई रीड मच ऑफ नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। पास्ट के बारे में बता दिए किस तरह हम खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारते थे, कि हम सर्दियों में क्या करते थे, अपने कज़न्स के यहाँ जाते थे, ठीक है, हम उनके साथ खेलते थे, आउटिंग करते थे, ऐसे माहौल में जाते थे जहाँ पे आप आइडियल माहौल हो आपका, अब वहाँ पे हमेशा रहना चाहते हो, ठीक है। और फिर वो क्या कहती थी कि हम इंजॉय करते थे अपने कज़न्स के साथ, और हम सारी रात पढ़ते थे, और फिर मैं विंटर गुजारने के लिए स्पेशली अपने कज़न्स के साथ जाया करती थी। दिखाया गया है कि किस तरह उनके पास के रिलेशनशिप से, लेकिन आज क्या करते हैं, आज वो किसी के साथ नहीं मिलते। इस वजह से वो अपने पुराने दौर को मिस करती, क्योंकि आज के दौर में रिलेशनशिप गैप आ चुका है, कोई किसी के पास वक्त ही नहीं किसी के लिए। इस वजह से वो फिर शदीद अपसेट भी होती है और सैडली कहती है, लेकिन फिर भी वो खुद भी किसी को टाइम नहीं देना चाहती। व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, ये सेकंड सीन स्टार्ट हो गया है। अब सेकंड सीन स्टार्ट एक क्वेश्चन मार्क से होता है कि ये ऐसी वेस्टलैंड है, यहाँ पे कौन रहना चाहेगा, कौन सी जड़ें हैं जो यहाँ से निकलना चाहेंगी। व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, कौन सी ऐसी जड़ें हैं, कौन सी ऐसी शाखें हैं जो यहाँ पे उगना चाहेंगी इस स्टोनी रबिश वेस्टलैंड में। इस तरह के माहौल में कौन रहना चाहेगा, इस तरह के माहौल में कौन जिंदा रहना चाहेगा, कौन खुश रह सकता है। सन ऑफ मैन, यहाँ पे गॉड को मुखातिब कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट, यू कैन नॉट से, तुम कुछ नहीं कह सकते, और गेस भी नहीं कर सकते। फॉर यू नो ओनली, सिर्फ तुम जानते हो, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, जो तुम देख रहे हो ये टूटी हुई तस्वीरों का एक ढेर है। वेयर द सन बीट्स, जहाँ पे सूरज आके लड़ता है, एंड द डेड ट्री गिव नो शेल्टर, जहाँ पे सूरज लड़ता है आके कि हरियाली लेके आओ, मैं तुम्हें जान बख्शता हूँ। लेकिन वो टूटी हुई तस्वीरें कैसे जिंदा हो सकती हैं? टूटी हुई तस्वीरों में आके वो चमकता है, उसको अपनी एनर्जी देता है, लेकिन टूटी हुई तस्वीरों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। और जो मुर्दा दरख्त हैं, सूरज उनके ऊपर आता है तो वो साया ही नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो मुर्दा है, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि जब इंसानों को कोई राह रास्त पे लाने की कोशिश करता है तो इंसान राह रास्त पे आ ही नहीं सकते, ना वो किसी को हौसला दे सकते हैं, ना वो सुकून दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद खाली है। द क्रिकेट नो रिलीफ, यानी कि कोई इंटरटेनमेंट का सामान ही नहीं बचा अब। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और जो पत्थर है ना वो ड्राई हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि कभी इनमें पानी आया ही नहीं। यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीजन की सिंबल है। कहता है कि इस तरह लोग रिलीजन लेस हो गए हैं कि उनको लगता है कि ऐसे लगता है कि उनको उनकी तरफ देखे कि कभी इनकी हाँ रिलीजन आया ही नहीं, कोई इनको रास्ता दिखाना ही नहीं आया।
लोग इस तरह सेल्फिश, लोग इस तरह प्राइडी, लोग इस तरह जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, एहसास उनमें है ही नहीं, मतलब केयरलेस हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, उनके पास रिलीजन था ही नहीं, उनको कोई भी रहबर नहीं था। देयर इज़ अ शैडो अंडर दिस रेड रॉक, कम इन द अंडर द शैडो ऑफ दिस रॉक। अब वो कहता है कि जो पुराने हैं ना बुज़ुर्ग हमारे, उनके पास एक शेल्टर है जो कि मॉडर्न मैन के पास अभी तक है ही नहीं। मॉडर्न मैन के पास कोई शेल्टर नहीं है, लेकिन जो बूढ़े इंसान हैं उनके पास अभी भी एंसेस्टर जो उनके हैं उनके पास है। वो क्या है शेल्टर? रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, अभी भी उनके पास शेल्टर है। उनको पता है होप आएगी। सेकंड कमिंग में आपने देखा हो किस तरह होप लगा के बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेकंड कमिंग होगी। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर। वो रीडर को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें दो तरह की शैडो से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एक शैडो जो कि ज़िंदगी है और दूसरी शैडो जो कि मौत। एक शैडो मॉर्निंग में आती है, यानी कि जब इंसान पैदा होता है ना, नई ज़िंदगी उसको मिलती है मॉर्निंग। यहाँ पे आप यहाँ पे मेटाफर में साथ साथ बता रही हूँ, सिम्बली साथ साथ बता रही हूँ, कौन किसकी सिंबल है ये भी बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लाजमी इसको नोट कर दीजिएगा। अब जो मॉर्निंग है ना, यह है लाइफ की सिंबल। यह जब इंसान पैदा होता है ना तो मौत उसके पीछे होती है। जब इंसान ज़िंदगी मिलती है ना उसको, तो मौत उसके पीछे होती है। जो पीछे वाली साइड, जब सुबह होती है तो हमारा साया पीछे होता है, यानी कि मौत हमारा पीछा कर रही होती है। और जैसे 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 दोपहर आती है, फिर शाम आती है, तो शाम को क्या होता है कि साया हमारा आगे आ जाता है, यानी कि शाम यहाँ पर डेथ की सिंबल है, एंड ऑफ लाइफ की सिंबल है। कहते हैं जब इंसान की डेथ हो जाती है, डेथ होने वाली होती है, तो क्या है, मौत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और यही इंसान की ज़िंदगी है। इन दिस मॉडर्न सोसाइटी को कुछ नहीं करता, वो ज़िंदगी लेता है, उसको सारा दिन ऐसे गुजार देता है और शाम को मर जाता है। यही इंसान की ज़िंदगी है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंड फुल ऑफ डस्ट। मैं तुम्हें ऐसा डर दिखाऊंगा जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला डर है। यहाँ पे कुछ लाइन है जो कि जर्मन में लिखी गई हैं, जिसकी ट्रांसलेशन है, द वाइंड ब्लो फ्रेश टू द होमलैंड माई आयरिश चाइल्ड वेयर आर यू स्टेइंग। यहाँ पे एक क्रिश्चियन इंसान अपने बेटे को बुला रहा है या बेटी को बुला रहा है, अपने चाइल्ड से मुखातब है। कहता है कि बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा, फ्रेश हवा चल रही है अपने इस वतन में। मेरे आयरिश बच्चे, तुम कहाँ ठहरे हुए हो, तुम कहाँ ठहरे हुए हो। यानी कि वो उसको मुखातिब कर रहा है कि तुम्हारे पास ज़िंदगी है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तुम जी सकते हो, लेकिन तुम कहाँ हो, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और तुम किस एज में रह रहे हो, किस थॉट में रह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। यू गिव मी हाई साइनेट फर्स्ट अ ईयर अगो। ये वाली जो लाइन्स हैं ये रिचर्ड वेगनर ने लिखी हैं, ठीक है, अपने वर्क में, अपनी पोइट्री में। अब नेक्स्ट एक सीन नया क्रिएट होता है जहाँ पे वो एक लड़की मुखातिब है, वो कहती है यू गिव मी हाइसिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो। हाइसिंथ फ्लावर हैं, ये थे तुमने एक दफ़ा ना 1 साल पहले मुझे एक फूल दिए थे। दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल, जिसको देख के लोग मुझे हाइसिंथ गर्ल बुलाने लगे थे, उस फूलों के नाम से, उस फूलों वाली लड़की बुलाने लगे थे। Yet when we came back late from the Hyacinth garden, जब हम Hyacinth garden से देर बाद आए, your arm full and your hair wet, I could not speak and my eye failed, I was neither living nor dead। कहते जब हम लेट गार्डन से आए तो मैंने देखा कि तुम्हारी आर्म्स फुल हैं। यहाँ पे इनकी अफेयर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। कहती है कि मेरे हेयर वेट थे एंड और तुम्हारे हेयर्स वेट थे और मैं कुछ नहीं बोल सकी, एंड माई आईज फेल्ड, और मेरी आंखें जो है वो नाकाम रहीं। आई वॉज नाइदर लिविंग और नॉर डेड, मैं ना जिंदों में थी ना मुर्दों में। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानती थी। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, मैंने तुम्हारे दिल की उस रोशनी में देखा। द साइलेंस, खामोशी। ये एक जर्मन लैंग्वेज है जिसका मतलब है डल एंड एम्पटी द सी। तुम्हारे दिल की रोशनी में खामोशी थी, डलनेस थी और एक खाली सूखा हुआ समंदर था, बेजान समंदर था। यानी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था, सिर्फ तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप कायम किया और बस, दैट्स ऑल। और ये मॉडर्निज्म को दिखाया गया कि मॉडर्न मैन
वीमेन ये किस तरह की हैं, इवन कि वीमेन के पास अगर फीलिंग्स हैं तो मैन दे जस्ट यूज दैम, दे आर यूजिंग दैम for just their physical relationship, for just their physical desires as well, ठीक है। तो उनको सिर्फ सेक्सुअलिटी से मसला है, सेक्सुअलिटी से कंसर्न है, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे मॉडर्निज्म की सेक्सुअलिटी भी दिखाई गई है, एक मॉडर्न मैन किस तरह ज़िंदगी जीता है। नेक्स्ट हमें पता चलता है, यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती हैं, मैडम सोसोस्ट्रिस, ये एक ऐसी लेडी हैं जो कि मतलब पाम टेलर है, फेमस क्लियर वाइनेट, ये प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा बट इट्स ओके, ये फार्म टेलर यानी कि हाथ बता के ना आपका हिसाब लगाने वाली। हैड अ बैड कोल्ड, उसको बहुत ज़्यादा सख्त बुखार था। नेवरथलेसनेस, जो उसको कभी भी नहीं हुआ था, इज़ नॉन टू बी द वाइजेस्ट वीमेन इन यूरोप, लेकिन अभी तक भी वो बहुत जो है वाइजेस्ट अक्लमंद वीमेन कहलाई जाती थी यूरोप में। विद द विक्ट पैक ऑफ कार्ड, वो अपने साथ कार्ड के पैक्स के साथ आई थी, यानी कि उसके पास कार्ड था जिससे वो देख के प्रोफेसिस करती थी, किसी किस्मत के बारे में बताती थी। हियर सेड शी, इज़ योर कार्ड द ड्राउंड फोनेशियन सेलर, वो उसको बताती है कि क्या तुम्हारा कार्ड जो है फोनेशियन सेलर वाला है, डूबते हुए फोनेशियन सेलर वाला। अब फोनेशियन सेलर जो है वो टेम्पेस्ट से लिया गया है, 1000 BC में कुछ सेलर थे वो डूब के मर गए थे, उनकी कश्ती फंस चुकी थी, वो डूब चुकी थी, उससे इसने रेफरेंस लिया। यहाँ जो है ना फोनेशियन सेलर्स के ग्रुप के बारे में बताया जाता है कि जो कि 1000 BC में डाउन होके मर गया था, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो लाइन है, दोज आर पर्ल दैट वर हिज आइज लुक, ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया कि मरने के बाद जो इंसान थे उनकी आंखें जो है वो पर्ल यानी कि मोतियों की तरह चमकने लग जाती हैं। अब जो फॉर्चून टेलर है मैडम सोसोस्ट्रिस, ठीक है, वो ये कार्ड निकालती हैं और उसके भविष्य के बारे में यानी कि उसके फ्यूचर के बारे में बताती हैं। अब नेक्स्ट वो बताती है ही इज़ बेलाडोना। बेलाडोना एक लेडी थी, लेडी ऑफ रॉक। यहाँ पे लेडी मेलाडोना के बारे में बताया गया है। फिर एक और कार्ड आता है लेडी ऑफ रॉक, ठीक है। लेडी ऑफ रॉक कौन है? वर्जिन मैरी, ठीक है। इब्ने जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनको वर्जिन मैरी कहा जाता है, तो ये लेडी ऑफ रॉक उनको कहा जाता है। फिर लेडी ऑफ सिचुएशन भी है एक, जो वो कार्ड निकालती है, उसमें ही इज़ मैन विथ 3 स्टेव्स एंड हियर द व्हील एंड हियर इज़ 1 आई मर्चेंट एंड दिस कार्ड विच इज़ ब्लैंक। अब यहाँ पे एक ब्लैंक कार्ड है जो कि सिंबल है। अब यहाँ पे ब्लैंक का मतलब है, ये सिंबलाइज करता है ऐसे इंसान को जो अपनी बैक पे कुछ लेके जा रहा है, कैरी करके जा रहा है। अब वो बात करती है विच आई एम फॉरबिडन टू सी, एक कार्ड है, मैं नहीं बता सकती ये ब्लैंक जो ब्लैंक कार्ड है ये इंसान अपनी बैक पे क्या लेके जा रहा है। अब वो बात करती है आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, यानी कि इसने जीसस क्राइस्ट को नहीं ढूंढा, इस कार्ड में इसको हैंग्ड मैन नहीं मिला। फियर डेथ बाय वाटर, ये हैंगमैन का जो कार्ड गुम होना है सिंबलाइज करता है गॉडलेस यूनिवर्स को, गॉडलेस वर्ल्ड को। इनके बताया जाता है कि मॉडर्न मैन स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, उसमें रिलीजन की कितनी कमी है, रिलीजन पे वो बिलीव ही नहीं करते, वो कहते गॉड है ही नहीं। इस वजह से मैडम सोसोस्ट्रिस को भी हैंगमैन का, जीसस क्राइस्ट का कार्ड नहीं मिला। फियर डेथ बाय वाटर, यहाँ पे एक कार्ड है जो कि वो लोग हैं जो मौत से डरते हैं, जो डूब के मरने से डरते हैं। आई सी क्राउड ऑफ पीपल, मैंने एक हजूम देखा लोगों का, वॉकिंग अराउंड इन अ रिंग, जो कि एक रिंग में जा रहे थे। थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिस्टर एक्वेटन। अब ये बात करते हैं लंदन के बारे में। लंदन जो है एक मॉडर्न सिटी कहलाता है, ठीक है। डेट्स वाई लंदन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है, लंदन को कहा जाता है ये मॉडर्न है, मॉडर्न सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लंदन में लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और बताया जाता है कि लंदन की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस वजह से लंदन को ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी कम्युनिकेशन गैप, रिलेशनशिप गैप्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने कुछ हजूम देखा क्योंकि लंदन की ब्रिज पे जा रहे थे और वो गोल गोल घूम रहे थे एक रिंग में, यानी कि कहा गया है कि लंदन के लोगों के बारे में कि वो रूटीन में एक ही काम करते हैं,
ठीक है, वो वहीं से स्टार्ट होते हैं वहीं पे एंड हो जाते हैं, वहीं से स्टार्ट होते हैं वहीं, रूटीन एक ही है उनकी, वो चेंज नहीं होती, वो राउंड 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 घूमते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उस चीज़ के अलावा भी उनकी लाइफ में कुछ है, कोई और काम है। अब वो अपने क्लाइंट से मैडम सोस्ट्रिस बात करती है, कहती थैंक यू इफ़ यू सी मिस्टर एक्वेटन, उसको मिस्टर एक्वेटन को बताती है, वो कहती है कि आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, मैं अपने साथ अपना होरोस्कोप, फ्यूचर देखने वाला एक स्कोप जो है वो लेके आऊँगी। वन मस्ट बी सो केयरफुल दिस डेज, एक चीज़ इन दिनों बहुत एहतियात करने वाली है, वो क्या चीज़ है, अनरियल सिटी। वो उसको बोलती है कि तुम मुझे जो है आजकल जो है वो इन दिनों एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि लंदन में फॉर्चून बताने के लिए, भविष्य बताने के लिए, किसी का फ्यूचर बताने के लिए लोग, पुलिस जो है वो पकड़ रही है। इसलिए मैं किसी का फ्यूचर नहीं बताती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन मुझे खुद भी एहतियात करनी होगी, और तुम भी किसी से बात ना करना कि तुमने मुझे देखा है या तुमने मुझसे बात की है या मैंने ऐसे तुम्हारे साथ कोई बात की है। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह इल्यूजन में इंसान रह रहा है, ठीक है, धोखे में रह रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, यानी कि मैडम सोस्ट्रिस के बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि वो कहाँ से आई है, वो क्या करना चाहती है, और एक्वेटन ने उसको क्यों बुलाया है, ठीक है। अब स्टार्ट में भी ये बताया गया है कि अप्रैल के बारे में क्यों बताया गया है, वो टॉपिक छोटा सा, फिर विंटर के बारे में बताया गया है, उसके बाद वो फिर जंप करता है और बात करने लगते हैं रशियन गर्ल पे, रशियन गर्ल से हटते हैं तो बात करते हैं इस दुनिया के बारे में, इस पूरी रबिश सोसाइटी के बारे में, फिर वहाँ से हटते हैं तो वो ज़िंदगी और मौत पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से हटने के बाद एक लव कपल के बारे में बताया गया है जिन्होंने ये लाइन बोली है, और फादर रिलेशनशिप, सन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है जिन्होंने भी ये लाइन बोली है। 2 लोगों पे लाइन है, समहाउ कहते हैं कि समटाइम कहा जाता है कि ये लवर्स ने आपस में एक दूसरे को कही है, समटाइम कहा जाता है कि फादर और सन ने आपस में कही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और लड़की का जिक्र होने लगता है, यानी कि कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक मॉडर्न पोइट्री है। अब नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट आता है, उसमें बताया जाता है अनरियल सिटी। अनरियल सिटी कहा जाता है लंदन को, जो कि एक बनावटी शहर है, बनावटी दुनिया वहाँ पे बसती है। वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे बहुत धोखा है, बहुत इल्यूजन है, ये अनरियल सिटी है, जैसा ये कहते हैं वैसा कुछ है ही नहीं इस सिटी में। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन, विंटर की सुबह में इस ब्राउन फॉग के नीचे अ क्राउड फ्लोड, एक हजूम बहता चला जा रहा है ओवर लंदन ब्रिज, उस लंदन के ब्रिज पे, सो मैनी, बहुत ज़्यादा, आई हैड नॉट थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, डेथ एंड अनडन सो मैनी, कि इस तरह इतनी मौतें होंगी, जो कि ऐसे अनडन काम, जो कि अपना काम पूरा किए बगैर लोग जो है अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है ज़िंदगी का मकसद क्या है, और उस ज़िंदगी को जब उनको ज़िंदगी दी जाती है उसको नामुकम्मल गुजार के उस मौत की तरफ जा रहे हैं। साहिब यहाँ पे एक अफसोसनाक सांस लेता है, शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट वाज एक्सॉल्ट। यहाँ पे जितने अनडन डेथ्स हुई हैं वो उन आत्माओं की, उन रूहों की दुख भरी आहें सुनता है, जो कि ऊंची ऊंची आवाज़ में सांस ले रहे होते हैं, अफसोसनाक सांसें ले रहे होते हैं। एंड ईच मैन फिक्स हिज आई बिफोर हिज फीट, और हर इंसान उस ब्रिज से गुजरने वाला, उस हेल तक जाने वाला, अपनी नज़रें अपने फीट्स पर जमाए हुए हैं। फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और उस हिल से गुजरते हुए वो विलियम स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, किंग विलियम स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। टू वेयर सेंट मैरी वुलनॉथ केप्ट द आवर, जहाँ पे सेंट मैरी वुलनॉथ जो है वो बैठी हुई है विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, यानी कि 9 बजने वाले हैं, और वो 9 बजने से पहले, बल्कि 9 बजे तक उस किंग विलियम स्ट्रीट की गली तक पहुँचेंगे जहाँ पे मैरी वुलनॉथ, सेंट मैरी वुलनॉथ बैठी हुई हैं। देयर आई सा वन आई न्यू, यहाँ पे मैंने एक इंसान को देखा जिसे मैं जानता था, एंड स्टॉप्ड हिम, और मैंने उसको रोका और चिल्लाया, स्टेटसन, यू हु वर विद मी इन द शिप एट मलाई, तुम वही हो ना जो मेरे साथ मलाई की शिप में थे। दैट कॉर्प्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, वो
मुर्दा लाश जो तुमने अपने गार्डन में पिछले साल जो है वो प्लांट की थी, उसको दबाया था या उसको दफनाया था, हैज़ इट बिगन टू स्पॉट, क्या वो उगने लग गई है, क्या वो उभरने लगी है, ग्रो करने लगी है, विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या वो इस साल ब्लूम की है, क्या वो इस साल उगी है, और हैज़ द सडन फ्रोस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, या अभी तक वो अपने बिस्तर पे वैसे ही बेचैन है, अपनी उस दफनाई जाने वाली जगह पे बेचैन है। और कीप द डॉग फॉर हैंड्स, अपने कुत्ते को उस पास दूर ले जाओ। डेट्स फ्रेंड टू मैन, अपने उस दोस्त की कब्र से इसको दूर ले जाओ। क्यों? क्योंकि और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, क्योंकि वो दोबारा इसको खोदने लग जाएगा अपने नेल्स के ज़रिए। यहाँ पे उस स्टेटसन को जो है वो ये कहता है कि तुम वार्न करो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि तुम अपने कुत्ते को, जो कि तुम्हारा ऑब्वियसली दोस्त है, जो कुत्ता दोस्त होता है, अपने उस दोस्त की कब्र से दूर रखना, उस मुर्दा लाश से दूर रखना, क्योंकि ये दोबारा उसको खोद लेगा और तुम्हारे लिए फिर मुसीबत बनेगी वो। और यहाँ पे वो लास्ट लाइन है, फ्रेंच में लिखी गई है, यू हिपोक्रेट रीडर माई फेलो माई ब्रदर। और ये लाइन जो है वो चार्ल्स की फ्लावर ऑफ इवल्स में से ली गई है। ठीक है, ये जो लाइन है, यू हिपोक्रेट रीडर माई फेलो माई ब्रदर, ठीक है, तो ये अपने मॉडर्न सोसाइटी के उस रीडर्स को भी मुखातिब करता है कि तुम लोग भी इसी तरह के हो। तो अब मुर्दा लोगों को जो तुम लोग दफना चुके हो पहले अपने साथ वाले हमसाए गार्डन या कब्रिस्तानों में, उनको दोबारा खरीदने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये देखिए, यानी कि हिस्ट्री में जाने की अब कोशिश भी मत करना, हिस्ट्री में जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगियों पे अफसोस होगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस तरह बेजान और मुर्दा ज़िंदगी जी रहे हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। यहाँ पे हमें मॉडर्निज्म का थीम नज़र आता है, यहाँ पे हमें वेस्ट मैन का, ह्यूमन की नथिंगनेस का, एब्सर्डिज्म का थीम नज़र आता है। ठीक है, किस तरह वो गॉडलेस यूनिवर्स में रह रहा है, गॉडलेस यूनिवर्स का थीम नज़र आता है। और उसके अलावा यहाँ पे अनरियल सिटी का, मॉडर्निज्म का थीम नज़र आता है। ठीक है, मॉडर्निज्म की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो इसमें हमें नज़र आती हैं। आई होप आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।